तो मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जहां हम तैयारी कराएंगे दोस्तों आपको यूपी टीजीटी, EMRS, LT ग्रेड, जितनी भी फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूं दोस्तों, वो भी बिल्कुल फिल्टर कंटेंट के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, जहां हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस, जहां पे हम MCQs के साथ साथ ना उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन साथ में तैयार होते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त यार मित्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैड रिटन द बुक सनी डेज? सनी डेज पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर, सुनील गावस्कर। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर की ही सनी डेज पुस्तक लिखी थी दोस्तों इन्होंने। ठीक है, किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने। ओके, नेक्स्ट अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करें दोस्तों, और भी कुछ किताबें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एट क्लोज ऑफ प्ले। एट क्लोज ऑफ प्ले किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये रिकी पॉन्टिंग की पुस्तक है। ठीक है, एट क्लोज ऑफ प्ले किसकी पुस्तक है? रिकी पॉन्टिंग की पुस्तक है। ठीक है, फिर वहीं बात करें प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव्ड इट, ये किसकी बुक है दोस्तों? ये क्रिस गेल की किताब है। ठीक है, वाइड एंगल किसकी है? ये अनिल कुंबले की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, ये किनकी है? ये कपिल देव जी की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इन किताबों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा? आधुनिक योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? फटाक से बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, या फिर महर्षि वेद व्यास, या दयानंद सरस्वती जी? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे कमेंट करके फटाक से, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, महर्षि पतंजलि। ठीक है, आधुनिक योग के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो थे महर्षि पतंजलि दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट मांसपेशी कौन सी है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। सार्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्रेपेजियस, या फिर लैटिसिमस डॉर्सी? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करके आते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज़ द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी पूछा है, ना कि लंबी मांसपेशी पूछा है। अगर लंबी मांसपेशी पूछता तो वो आपका ऑप्शन ए सार्टोरियस में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मांसपेशी पूछा है तो वो किस में आएगा? आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, देख लो आप यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या पूछा था? सबसे लार्जेस्ट पूछा था, यानी कि सबसे बड़ी, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस होगी। अगर लॉन्गेस्ट पूछता दोस्तों, ठीक है, तो वो होती है आपकी सार्टोरियस। ठीक, और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछेगा तो मैसेटर, जो हमारे जबड़े की मसल होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मसल पूछता तो वो होती है हमारी स्टेपेडियस। ठीक है, कान के पास होती है ना। तो यहाँ पर पूछा है सबसे लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी मांसपेशी अगर पूछेगा तो आप लगा कर आओगे दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी मांसपेशी पूछेगा तब आप सार्टोरियस पे जाओगे। सबसे छोटी पूछेगा तो वो आपकी हो जाएगी दोस्तों स्टेपेडियस। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत पूछेगा तो वो आपकी मैसेटर हो जाएगी, जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक है, जो कि हमारे हिप के पास होती है, आप अगर ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये जो है ये हमारी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस दोस्तों। ओके, डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा।
नेक्स्ट और बात करें, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेपेडियस मसल जो होती है वो हमारी, ठीक है, कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। ये हमारी स्टेपेडियस मसल होती है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के पास में ही हमारी स्टेप्स बोन भी होती है, ये जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। ये मिड ईयर के पास में होते हैं, कान के बीच के हिस्से में ये मसल्स होती हैं। और ये जो सबसे छोटी हड्डी ये भी कान के बीच में होती हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। नेक्स्ट डायग्राम आप देखोगे यहाँ पर क्या है, सार्टोरियस मसल है। सार्टोरियस मसल हमारी जांघ में पाई जाती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है थाई में पाई जाती है, ठीक है। सार्टोरियस मसल कहाँ पाई जाती है? हमारी थाई में पाई जाती है दोस्तों, हमारी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। ये रेड वाली मसल दिख रही है, यही हमारी सबसे लंबी मांसपेशी होती है, ना कि सबसे बड़ी मांसपेशी। ध्यान रखना है, ये लॉन्गेस्ट मसल होती है दोस्तों। कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल होती है, ना कि लार्जेस्ट मसल होती है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी मैसेटर है, ठीक है, जो कि हमारे जबड़े में होगी। साफ साफ दिख रहा होगा आपको क्लियर तरीके से यहाँ पर, है ना। ये जो हमारी मसल्स है ये हमारी मैसेटर है, जबड़े की मांसपेशियाँ हैं। ये शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं दोस्तों। कौन सी होती हैं? सबसे शरीर की स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत मसल्स होती हैं दोस्तों, ये हमारी मैसेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AAFI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1942 में हुई, 1944 में हुई, 1946 या फिर 1948 में? जल्दी से फटाक से इसका आंसर देंगे दोस्तों। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1946 में दोस्तों, ठीक है। कब हुई? 1946 में दोस्तों। ओके, अब इसमें थोड़े से की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, डिस्कशन करें थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है 17 जुलाई 1912 को इसकी फॉर्मेशन हुई दोस्तों, ठीक है, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स थी। ओके, और इसी को फॉर्मली हम किस नाम से पुकारते हैं? IAAF यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन दोस्तों, ठीक है। IAAF का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। ध्यान रखना क्या होगा? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों IAAF का, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में कौन है? सेबेस्टियन कोए हैं इसके। अभी के जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है? सेबेस्टियन कोए हैं। वहीं बात करें AFI की, ठीक है, जिसको हम AAFI, ठीक है, AAFI की तो 1946 में, ठीक है, AAFI की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यहाँ पर दे रखा है, न्यू दिल्ली इंडिया में है दोस्तों। ओके, ठीक है। वहीं इसकी ऑफिशियली जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश दोनों है। सेक्रेटरी जनरल इसके रविंदर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट इसके एडिले सुमारीवाला, ठीक है, एडिले सुमारीवाला और एडिले जे सुमारीवाला, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाइपोकॉन्ड्रिया इज आल्सो टर्म्ड एज। हाइपोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है, इनमें से क्या कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया को? हेल्थ एनेक्साइटी, स्लीप एपनिया, हाइपनागोगिया या नार्कोलेप्सी? स्वास्थ्य चिंता, नींद की आदत, हाइपोनैगोगिया या नार्कोलेप्सी? क्या बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोकॉन्ड्रिया को इन चारों में से? फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों होगा हेल्थ एनेक्साइटी, स्वास्थ्य चिंता। क्या होगा? हेल्थ एनेक्साइटी यानी कि स्वास्थ्य चिंता, ठीक है। देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जो भी आपका हाइपोकॉन्ड्रिया होता है इसमें इंसान को क्या हो जाती है ना, अपने हेल्थ की बहुत वो चिंता करने लग जाता है दोस्तों, बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है। छोटी छोटी बात पे वो डॉक्टर को कॉल कर देगा, अपने से अपना ट्रीटमेंट करने लग जाएगा, ब्लड प्रेशर नापने लग जाएगा, बार बार थर्मोमीटर का यूज़ करेगा, है ना। हर वक्त उसको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा स्वास्थ्य, मेरा हेल्थ कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, ठीक है। इसलिए हाइपोकॉन्ड्रिया को हेल्थ एनेक्साइटी कहा जाता है, ठीक है। अपने हेल्थ की जो चिंता ज़्यादा करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर
हिंदी में आते हैं। ओके, हाइपोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की चिंता का विकार है। इसे स्वास्थ्य चिंता या बीमारी चिंता विकार या हाइपोकॉन्ड्रियासिस के रूप में भी जाना जाता है। लोगों के लिए बार बार अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना सामान्य है, लेकिन जो लोग हाइपोकॉन्ड्रिया का अनुभव करते हैं वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं दोस्तों, कि वे गंभीर रूप से बीमार तो नहीं हो गए या गंभीर रूप से बीमार होने वाले हैं। अगर टेम्परेचर उनका बढ़ गया तो बार बार अपना बुखार या फीवर नापेंगे, भले वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्यों ना आ रहा हो, उनके दिमाग में वो चीज़ें हो जाती हैं ना। फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन था आपका स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जो होता है वो एक संभावित गंभीर नींद का विकार होता है दोस्तों, ठीक है। अगर नींद का विकार पूछेगा तो स्लीप एपनिया होगा हमारा, ओके, जिसमें सांस बार बार रुक जाती है और शुरू हो जाती है। अगर आप पूरी रात सोने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं और थकान महसूस करते हैं तो आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना हो सकती है दोस्तों, ठीक है। जो लोग ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो उनको कौन सी बीमारी होने की संभावना होती, तो स्लीप एपनिया हो सकती है, ठीक है। वहीं बात करें हाइपोनागोजिया में, तो जागने और नींद के बीच का संक्रमण होता है दोस्तों, ठीक है। जागने और नींद के बीच का संक्रमण होता है। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, इसमें दृश्य, ऑडियो या अन्य प्रकार की मति भ्रम का अनुभव करना आम हो जाता है ना। जब भी आप जागने और सोने के बीच का जो फासला होता है ना, उसके बीच में आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं या अलग प्रकार के दृश्य महसूस हो सकते हैं, मति भ्रम हो सकता है, इस तरीके का अनुभव इंसान करने लग जाता है, ठीक है। मांसपेशियों के झटके और नींद पक्षाघात अनुभव करना भी आम है। इसमें मसल्स में अचानक से झटका लगना स्टार्ट महसूस होगा, फीलिंग होगा आपको, ठीक है। और बीच बीच में आपकी नींद टूट जाएगी। जो नींद पक्षाघात टर्म यहाँ यूज़ किया, इसका मतलब होता है बीच बीच में आपकी नींद टूट जाए, है ना। कुछ लोग रचनात्मक को प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर हाइपोनागोगिया को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यह नार्कोलेप्सी, ये एक पुरानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या विकार है दोस्तों, जो कि नींद में जागने के चक्र को नियंत्रित करने की मस्तिष्क की क्षमता को प्रभावित करता है। नार्कोलेप्सी वाले लोग जागने के बाद आराम महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर दिन भर बहुत नींद महसूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कठिनाई की डिग्री किससे संबंधित है इन गेम्स में से, अगर आप देखोगे, चेस में, रेसलिंग में, डाइविंग में या फिर डार्ट्स में। शतरंज, कुश्ती, डाइविंग या फिर डार्ट्स, क्या होगा इसमें कठिनाई की डिग्री किससे रिलेटेड है? सबसे ज़्यादा कठिनाई का स्तर या डिग्री या लेवल इन चारों गेम्स में से किस में होता है दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, डाइविंग। जो गोताखोर होते हैं, जो गोता लगाते हैं, उनमें जो डिफ़िकल्टी की डिग्री होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए टर्म जो होता है, ये टर्म जो यूज़ किया गया है, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, ये डाइविंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? डाइविंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, इट शो द मेजर ऑफ ईच डाइव टेलिंग हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू एग्जीक्यूट। यह प्रत्येक गोता को माप को दर्शाता है, कि बताता है कि इसे निष्पादित करना कितना मुश्किल है दोस्तों। मतलब जितना जितना वो नीचे जाएंगे ना, उसमें ये चीज़, ये जो टर्म है डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, वो गोताखोर को बताता जाएगा, उसको इंगित करता जाएगा कि भाई आपको जितना नीचे जा रहे हो उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, कठिनाई आपकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टर्मिनोलॉजीज देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारी आर्चरी यानी कि तीरंदाजी दोस्तों, है ना। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं? जैसे टारगेट टर्म हो गया, बुल्स आई हो गया। बुल्स आई से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि बुल्स आई शब्दावली है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो हमारे आर्चरी से संबंधित है। वहीं बात करें स्विमिंग, तो यहाँ पर ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, क्रॉल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया। ये टर्म्स भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। बिलियर्ड्स की बात हो गई तो बक लाइन हो गया, ठीक है। बिलियर्ड्स में बक लाइन, वैसे कबड्डी में बक लाइन होती, बट बिलियर्ड्स में भी बक लाइन दिया हुआ है यहाँ पर। ब्रेक हो गया, बोल्टिंग हो गया, कैनॉन हो गया, क्यू हो गया, हैज़ार्ड, इन ऑफ, जिगर, लॉन्ग, जेनी, पॉट, स्क्रैच, स्क्रू, बैक, स्पॉट, स्ट्रोक, स्ट्राइक, ये सारे टर्म्स आपके बिलियर्ड्स से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है। चेस की बात करें तो यहाँ पर बिशप हो गया, बिशप को जो उसको बोलते हैं ना ऊँट को, बिशप हो गया। कैप्चर, कैसलिंग क्या होता है दोस्तों? जब हाथी
और आपके राजा के बीच में कोई भी नहीं बचता है ना, तो आप उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। राजा एक कदम इधर शिफ्ट हो जाएगा और हाथी उठ के राजा की प्लेस पर आ जाता है, उसको कैसलिंग बोलते हैं। चेकमेट हो गया, एन पेसेंट हो गया, गैम्बिट हो गया, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, पॉन, आपके सिपाही, क्वीन, रूक, है ना। और फिर स्टेलमेट, सिसिलियन डिफेंस, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो हैं ये सारे के सारे आपके चेस से संबंधित है दोस्तों। तो ऐसे टर्मोलॉजी से रिलेटेड भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। ओके, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको दे दे या फिर ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला कौन है इनमें से? ग्लूकोगॉन है, इंसुलिन है, सोमैटोस्टेलिन है, सोमैटोट्रोपिन है। बताएंगे दोस्तों फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों? तो वो कन्वर्ट करता है आपका इंसुलिन कन्वर्ट करता है दोस्तों। कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन कन्वर्ट करता है। ओके, ध्यान रखना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन करता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। अब इंसुलिन, जैसे एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है दोस्तों। क्या कह रहा है? एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन। जो भी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और वही प्रोसेस क्या कहलाती दोस्तों? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोगॉन एक हार्मोन है जो आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, आपके रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। और ग्लूकोगॉन क्या करता है? ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है दोस्तों और इसे बहुत कम गिरने से रोकता है, ठीक है। जबकि इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक अन्य हार्मोन है जो ब्लड शुगर के स्तर को कम कर देता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, ग्लूकोगॉन जो होगा वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, उसको गिरने से रोकने में मदद करेगा। लेकिन जो इंसुलिन होगा दोस्तों वो क्या करेगा? वो आपके शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने का काम करता है, ठीक है। वहीं बात करें सोमैटोस्टैटिन या सोमैटोस्टेलिन, जिसे आमतौर पर विकास हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है इसको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अवरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, विकास हार्मोन यानी विकास हार्मोन अवरोधक, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसको रोकने के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि की जीएच को स्रावित करने से ये रोकता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पैनक्रियास में सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, ग्लूकोगॉन और गैस्ट्रिन और अग्नाशयी एंजाइम सहित अग्नाशय हार्मोन की रिहाई को रोकता है दोस्तों, ठीक है, जो पाचन में सहायता करते हैं। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो हमारा है दोस्तों वो क्या? ग्रोथ हार्मोन की बात कर लें। जीएच मीन्स हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में क्या दिया दोस्तों यहाँ पर? जिसे सोमैटोट्रोपिन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है दोस्तों उसको हम सोमैटोट्रोपिन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है कि ग्रोथ हार्मोन को हम और किस रूप में जानते हैं, तो इसको हम सोमैटोट्रोपिन के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि निम्नलिखित में से आरबीसी का एक कार्य क्या है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू मसल्स, फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे कि इन सभी में से आरबीसी का एक मेन काम क्या होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू मसल्स, ठीक है। ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों, ठीक है। कौन? आरबीसी जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आरबीसी का, अब यहाँ पर कुछ नेम्स पूछेंगे, जैसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है ना,
कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, हम इराइथ्रोसाइट से नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों पॉइंट में से भी एक क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना होगी। वहीं बात करें फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज़, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रोगों को बढ़ावा देते हैं, रोगों के बनने का पनपने का कारण बनते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है दोस्तों, तो वो हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग कर्व। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की अवस्था का एक प्रकार है दोस्तों। कॉनकेव कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, कि सीखने की अवस्था का एक प्रकार इनमें से कौन सा है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों हैं इसमें से। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ही आपके लर्निंग कर्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोथ में। ठीक है, देख लेते हैं इसमें लर्निंग कर्व में थोड़ा सा। एक सीखने की अवस्था कार्य पर एक शिक्षार्थी के प्रदर्शन और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों या समय की संख्या के बीच सहसंबंध है। इसे ग्राफ पर प्रत्यक्ष अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लर्निंग कर्व होता है दोस्तों, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे वर्क, ठीक है, इन सब को पूरा करने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी हमारी समय की संख्या होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों, इन सब के बीच में। और इसी कोऑर्डिनेशन को हम एक ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। इसी को हम लर्निंग कर्व कहते हैं। यानी ए लर्निंग कर्व इज़ अ correlation between a learner performance on task and the number of attempts or time required to complete the task. This can be represented as a direct proportion on a graph. ग्राफ पे डायरेक्टली हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, लर्निंग कर्व की बात करें वहीं पर, तो लर्निंग कर्व सिद्धांत का प्रस्ताव है कि किसी कार्य में शिक्षार्थी की दक्षता समय के साथ उतनी ही बेहतर होती है जितना अधिक शिक्षार्थी कार्य करता है। उसको हम लर्निंग कर्व के माध्यम से दिखा सकते हैं कि वे जैसे जैसे कार्य करता जा रहा है, उसकी जो दक्षता है वो समय के साथ और बेहतर होती चली जा रही है दोस्तों। ठीक है, ग्राफ भी आप देखोगे यहाँ पर, दिखाते हैं अभी। तो अब यहाँ पर कुछ क्या दिया है, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व की बात करें तो दोस्तों मेनली 4 प्रकार के लर्निंग कर्व्स होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या दिया आपका, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या दिया है, लीनियर एक्सेलरेशन, या इसको हम स्ट्रेट लाइन कर्व भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, दिस कर्व इज एसेंशली अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जो भी हम ग्राफ दर्शाएंगे दोस्तों, उसमें एकदम सीधी लाइन में ये इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, इट शोज अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि ये प्रगति के निरंतर एक समान दर को दर्शाएगा। जो भी उसकी ग्रोथ हो रही है उसको एकदम एक समान दर पे दर्शाता चला जाएगा। उसमें कहीं उतार चढ़ाव या उसमें कहीं पर कर्व वगैरह नहीं आएगा, एकदम सीधी रेखा में चलता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम कॉनकेव कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द कर्व शोज दैट लर्निंग इज स्लो एट द स्टार्ट बट बिकम्स फास्टर विद द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। यानी जो कॉनकेव कर्व होता है उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। वो शुरुआत में तो धीमे होगा दोस्तों। ठीक है, शुरुआत में कैसा होगा, स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे ना, तो वो क्या होता जाएगा, प्रोग्रेस में आता जाएगा, फास्टर होता जाएगा। ठीक है, कैसा होता जाएगा, फास्टर होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉन्वेक्स कर्व होता है। कॉन्वेक्स कर्व में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, सीखने की गति प्रारंभ में तेज़ होगी और बाद में स्लो हो जाएगी। ठीक है, सीखने की गति जो स्टार्टिंग में होती है वो स्लो होती है, बाद में फास्ट हो जाती है। डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये आपका कॉनकेव फंक्शन है, ये आपका कॉन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि कॉनकेव में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग आपकी स्लो होती है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो आपकी सीखने की स्पीड और प्रोग्रेस और फास्ट होती जाती है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स एक्सेलरेशन में क्या होगा, नेगेटिव होता है। स्टार्टिंग में तो आप बड़ी तेज़ी से सीखोगे, फिर बाद में क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी वो स्पीड स्लो होती चली जाएगी, सीखने की गति आपकी धीमी होती चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, चौथा यहाँ पर दिया 5 प्रकार के कर्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने, 5। चौथा दिया है जो एस शेप कर्व होता है।
क्या, एस शेप कर्व, इसको हम कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, 4 ही प्रकार के होते हैं, सही बताया था मैंने। ठीक है, एस शेप कर्व, इसको हम इसमें कॉन्वेक्स भी होगा और कॉनकेव भी होगा। आप डायग्राम में आप क्लियर देख पा रहे होगे कि इसमें आपका ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बन रहा है, एस की तरह बन रहा है ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है अधिकम दर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों त्वरित वक्र का संयोजन है, यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार अधिकम की गति से आरंभिक सफलता पर निर्भर करती है, इसके बाद सीखने में विपरीत स्थिति आती है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसा होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग वो अपोजिट स्थिति आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे स्लो है बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग में स्लो चल रहा है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा स्लीप एसेलरेशन, एकदम वो हो जाएगा, एकदम समझ लो सो जाएगा, वहाँ पर एकदम स्लो हो जाएगा। फिर प्लेटू आ जाएगा। प्लेटू मीन्स क्या होता है दोस्तों, पठार होता है, यानी कि वो जो सीखने की जो स्पीड होगी ना वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। फिर एक कांस्टेंट में चलेगी, फिर डाउन होगी, फिर आप ऐसे ही ये एस शेप में जाता रहेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच एंजाइम इज़ फाउंड इन, विच एंजाइम इज़ फाउंड इन इंटेस्टिनल जूस, आंतों के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, फटाफट बताएंगे। एरप्सिन होता है कि इन्वर्टेज होता है कि एंट्रोकाइनेज होता है या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा इसका सही जवाब। आंतों के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे क्या उसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इरप्सिन भी पाया जाएगा, इन्वर्टेज भी होगा और एंट्रोकाइनेज भी पाया जाएगा आंतों के रस में। ये तीनों प्रकार के एंजाइम्स दोस्तों पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं इसमें। जैसे एरप्सिन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो एरप्सिन एक प्रोटीन अंश है जो आंतों के रस में पाया जाता है। ठीक है, एरप्सिन अभी जैसा कि बात ही किया हमने, ये क्या है, प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारी आंतों के जूस में या इंटेस्टाइनल जूस में या आंतों के रस में पाया जाता है। इसमें एंजाइमों का एक समूह होता है जो कि पेप्टिन को अमीनो एसिड में पचाने का काम करता है। ठीक है, यह इलियम और अग्नाशय में आंतों की ग्रंथियों द्वारा निर्मित और स्रावित होता है। ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, इलियम और अग्नाशय, यानी कि इलियम और पेनक्रियास में जो आंतों की ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा स्रावित होने का होता है। ठीक है, यह अन्य कोशिकाओं में भी व्यापक रूप से पाया जाता है, अलग अलग सेल्स में भी पाए जाते हैं दोस्तों। वहीं बात करें इन्वर्टेज की, तो ये एक एंजाइम है जो पौधों और सूक्ष्म जीवों के बीच व्यापक रूप से वितरित किया जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डाइसैकेराइड सक्रोज के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करता है दोस्तों। ठीक है, फिर एंट्रोकाइनेज की बात करें तो आंतों के ब्रश सीमा का एक प्रोटीन है। ठीक है, जो कि विशेष रूप से एक सक्रिय ट्रिप्सिन उत्पन्न करने के लिए ट्रिप्सिनोजन से अम्लीय पेप्टोटाइड को छोड़ देता है दोस्तों। किसको छोड़ देता है, पेप्टोटाइड को छोड़ देता है। एसिडिक जो पेप्टोटाइड होता है उसको छोड़ेगा, या दरार प्रोटियोलिटिक प्रतिक्रियाओं का एक कैस्केड शुरू करती है जिसे कई अग्नाशी जीमोजेंस की सक्रियता होती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोल्स फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विथ, कोले का फ्रैक्चर किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। कोल्स फ्रैक्चर या कोलेस फ्रैक्चर जो होता है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मतलब इन चारों में से जो हड्डियां दे रखी हैं आपकी कौन कौन सी, फीमर, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, है ना। फीमर कहाँ होती है, ये हमारे जांघ में होती है ना। रेडियस कहाँ होती है, हमारे हाथों में होती है। अल्ना भी होती है हमारे हाथों में, ह्यूमरस भी हमारे हाथों में होती है ना। अब आपको बताना है कि कोल्स फ्रैक्चर कहाँ पर होता है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। कोलेस जो फ्रैक्चर होगा वो कहाँ पर होता है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी रेडियस में। ठीक है, किस में होता है, हमारी रेडियस में, बी इसका सही जवाब होगा। रेडियस में कोलेस फ्रैक्चर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, वो रेडियस में पाया जाता है दोस्तों। ओके, डायग्राम में दिखाते हैं आपको, दिख रहा है डायग्राम यहाँ पर, ये देखिए, है ना, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो हड्डी हमारी रेडियस की, ये जो फ्रैक्चर होता है ना एकदम हमारे जो कलाई के पास से जो उसका हड्डी का एकदम सिरा होता है रेडियस का, वहाँ पर फ्रैक्चर जो आता है उसी को हम
कोलेस फ्रैक्चर बोलते हैं, जो कि हमारी रेडियस हड्डी में होती है। ठीक है, द ब्रोकन पीस ऑफ योर रिस्ट बोन, यानी कि जो रेडियस पॉइंट होता है, रिस्ट बोन का जो पॉइंट होता है बैकवर्ड का, रिस्ट बोन का जो बैक साइड का पॉइंट होता है, वहाँ की हड्डी जब पीस में टुकड़े में हो जाती है तो उसको कोलेस फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्मिथ फ्रैक्चर दोस्तों। क्या होता है? स्मिथ फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर की बात करें तो स्मिथ फ्रैक्चर आर द अपोजिट, ये ठीक कोलेस फ्रैक्चर का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। द ब्रोकन एंड ऑफ योर बोन पॉइंट्स फॉरवर्ड, ये इस साइड से टूटेगी। ठीक है, ठीक उसका उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से टूट जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ से। ओके, वो बैकवर्ड से टूटेगी, ये आगे की तरफ से टूटेगी स्मिथ फ्रैक्चर जो होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोलेस फ्रैक्चर किससे संबंधित होता है? हमारी रेडियस बोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अमंग होम ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स आर मोस्ट फेमस इन, इनमें से ग्लैडिएटर मुकाबले सबसे प्रसिद्ध हैं। बताएंगे दोस्तों, ग्रीक्स के, रशियंस के, रोमन्स के या ब्रिटिशर्स के। ग्लैडिएटर्स होते थे ना, ग्लैडिएटर्स जो होते थे, ग्लैडिएटर्स मूवीज़ में भी आपने देखा, ग्लैडिएटर एक मूवी भी आई थी है ना, खतरनाक खतरनाक इंसान होते हैं जो लड़ाई करते हैं आपस में, है ना। तो ये जो ग्लैडिएटर्स थे, इनका जो कॉम्बैट्स मीन्स फाइट है ना, इनके जो मुकाबले होते थे वो कि इनमें से किन कंट्रीज़ या किन लोगों के बीच में ज़्यादा फेमस होते थे। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट बताएंगे। ग्रीक्स में थे, रशियंस में थे, रोमन्स में थे या फिर ब्रिटिशर थे, यानी यूनानियों, रूसी, रोमन या फिर अंग्रेजों। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। ग्लैडिएटर्स कहाँ पर फेमस थे दोस्तों? कहाँ पर फेमस थे? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, रोम। ठीक है, रोमन्स जो थे वहाँ पर ग्लैडिएटर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे दोस्तों। ओके, कहाँ पर? रोमन्स में। ठीक है, रोमन्स। अब यहाँ पर ग्रीस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो भी यूनान था वहाँ पर 4 प्रकार के पीरियड थे दोस्तों। कौन कौन से? होमरिक पीरियड, स्पार्टन पीरियड, अर्ली एंथेनियन पीरियड, लेटर एंथेनियन पीरियड, यानी कि गोल्डन पीरियड भी इसको बोला जाता था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस हो सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करते चलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी के पास पहुँचती रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? पेल हेनरिक गेम्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, पेल हेनरिक गेम्स में जो होते थे वो किसके सम्मान में कौन से गेम होते थे दोस्तों? जैसे कि ओलंपिक गेम जो होते थे वो सभी को पता है कि गॉड जीसस के सम्मान में मनाए जाते थे। और कहाँ होते थे भैया? तो ये हेल्ड इन ओलंपिया पे होते थे, है ना। पाइथियन गेम्स को किस देवता के सम्मान में मनाए जाते थे? अपोलो देवता के सम्मान में मनाए जाते थे। ठीक है, और ये डेल्फी में होते थे। ठीक, इस ईस्थमियन गेम्स की बात करें तो ये पोसेडियन देवता के उसमें मनाए जाते थे, जो कि कहाँ होते थे? कोरिंथ में होते थे। नीमियन गेम की बात करें तो ये गॉड जीएस के सम्मान में मनाए जाते थे, और ये आर्गुलिस में होते थे दोस्तों। ठीक है, ये चारों ही पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से कायदे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्चर इज एन इंडेक्स, मुद्रा किसकी एक अनुक्रमणिका है? कैरेक्टर, फिटनेस, हेल्थ या फिर पर्सनैलिटी। पोस्चर किस चीज़ का इंडेक्स है दोस्तों? इन चारों में से बताएंगे आप। क्या होगा सही जवाब इसका? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, जो मुद्रा होती है, जो पोस्चर होता है, जो आसन होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाने का काम करता है, इंडेक्स को। ठीक है, व्यक्तित्व को। ओके, पोस्चर क्या है? पोस्चर इज द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन। मतलब आसन या मुद्रा एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जहाँ पर आप अपनी बॉडी को खड़े होकर होल्ड कर सकते हो, बैठने की पोजीशन, लेटने की पोजीशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, पर्सनैलिटी इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या है? वो एक क्वालिटी है, वो एक
बोला जाए तो क्वालिटी ही समझिए, वो इसकी एक ऐसी क्वालिटी है जो सामने से देखने में समझ में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, सुशील कुमार या ध्यानचंद। आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अभिनव, ए फॉर अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ही वो खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, इंडिविजुअल रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे दोस्तों। ओके, अभिनव बिंद्रा होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अभिनव बिंद्रा ने जो मेडल जीता वो कब जीता? 2008 बीजिंग इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, पीवी सिंधु भी ऑप्शन में दे रखा है, तो पीवी सिंधु ने कब कौन सा मेडल जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता 2016 के रियो डी जेनेरियो, और ब्रॉन्ज मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ठीक है, वहीं बात करें सुशील कुमार की दोस्तों, तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो गोल्ड इन 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन। ठीक है, ये 3 ओलंपिक गेमों में मेजर ध्यानचंद रहे हैं हॉकी की टीम में, तो उस टाइम पे इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया था दोस्तों। ओके, फिर फर्स्ट और कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पर दोस्तों, आप नीचे साइड पे देख सकते हो, ग्रीन पॉइंट पे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। क्या है? फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट कौन थे? नॉर्मन पिचर्ड, सिल्वर इन एथलेटिक्स 1900 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कौन व्यक्तिगत रूप से पहले मेडलिस्ट हुए? केडी जाधव हुए दोस्तों, जिन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। ठीक है, वहीं बात करें फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट कौन सी थी, महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था दोस्तों। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिस थ्योरी वॉज गिवन बाई। ठीक है, इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिस थ्योरी वॉज गिवन बाई, सहज अभ्यास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी, रूसो, कार्ल ग्रूस या फिर मैकडोगल। फटाफट बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सहज अभ्यास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैकडोगल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मैकडोगल के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, मैकडोगल के द्वारा। ओके, सहज अभ्यास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? मैकडोगल के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ थ्योरीज और हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दोस्तों शिलर एंड स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? शिलर एंड स्पेंसर के द्वारा। थ्योरी ऑफ एंटिसिपेशन की बात करें तो वो कार्ल ग्रूस के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, वहीं बात करें थ्योरी ऑफ रिकैपिट्यूलेशन तो स्टैनली हॉल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन लॉर्ड केम्स एंड GTW पैट्रिक के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड केम्स एंड GTW पैट्रिक के द्वारा। थ्योरी ऑफ कैथारेसिस तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के द्वारा। थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। और वहीं प्ले इस लाइफ थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है? जॉन डीवी के द्वारा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्ले इज लाइफ जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप कर सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, शरीर की मध्य रेखा से दूर इनमें से क्या कहलाएगा दोस्तों? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या फिर मीडियल। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों।
बिल्कुल इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेटरल कहलाएगा, शरीर की मध्य रेखा से दूर जो होगी वो लेटरल पोजीशन कहलाएगी दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एंटीरियर की बात करें तो वो वेंट्रल होगा, डोर्सल होगा आपका पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ढेर सारी इसमें आपकी मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर दिया, जैसे यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। जब हम पैरों को पीछे की तरफ उठाते हैं, मोड़ते हैं तो फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, हाथों को हम नीचे से अपनी कमर के पास से जब ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, जब भी हम हाथों को कमर के पास से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लेक्शन कहलाएगा। पैरों को हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो वो आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। वही हाथों को हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, तो आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। ओके, पैर को हम हल्का सा, बहुत ही हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी हेड में भी होता है। ठीक है, पीछे की तरफ खोपड़ी को, धड़ को लेकर जाएंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्शन कब होगा? जब हम आगे की तरफ झुकाएंगे गर्दन को। ठीक है, और भी मूवमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रोटेशन दिया है, जब हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं चारों साइड पे तो रोटेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसी ढेरों सारी इसमें दे रखी हैं, आप इसको आराम से पीडीएफ में देख लीजिएगा अच्छे से क्लियर करके। जैसे डॉर्सीफ्लेक्शन की बात करें तो जब आप अपने टखने से ऊपर की तरफ उठाते हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है? डॉर्सीफ्लेक्शन कहलाता है। एडी को जब ऊपर की तरफ करते हो अपने पंजों को, वहीं पंजों को नीचे की तरफ दबाते हो तो प्लैंटर फ्लेक्शन कहलाता है ना। और जब आप अपनी इसको जबड़े को ऊपर की तरफ प्रेस करते हो तो आपका एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ उठाना हो गया। एलिवेशन मीन्स ऊपर की ऊपर उठाना और डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ झुक दबाना। ठीक है, तो मैंडिबल यानी जो आपकी हड्डी है यहाँ जबड़े की होती है। ठीक है, फिर प्रोन है, स्पाइन है। जब आप पेट के बल लेटे हुए होते हो तो प्रोन कहलाता है। जब आप पीठ के बल एकदम सीधा ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आसमान में तो स्पाइन कहलाता है। वहीं अभी कप्रोनेशन, सुपिनेशन भी होती है मूवमेंट इसमें। हथेली को आसमान की तरफ रखोगे तो आपका क्या कहलाएगा? प्रोनेशन कहलाएगा। सॉरी, हथेली को आसमान की तरफ रखोगे तो आपका सुपिनेशन कहलाएगा। हथेली को ज़मीन की तरफ घुमा दोगे तो प्रोनेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इनको आराम से पीडीएफ में आप आराम से इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेंटर ऑफ एनआईएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन। एनआईएस का पहला केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों? कैलकाटा, बेंगलोर, पटियाला या फिर गांधीनगर? फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पटियाला। ठीक है, कहाँ पर हुआ था पहला एनएसएनआईएस सेंटर जो स्टैब्लिश्ड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पटियाला में हुआ था दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटियाला में हुआ था। ओके, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ऑन द एडवाइस ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो किसकी एडवाइस से की गई थी? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स से की गई थी। द प्रेजेंट कैंपस ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि एनआईएस, अब ये एनएसएनआईएस हो गया है, वॉज इनाग्रेटेड एट पटियाला ऑन 7 मई 1961। कब बना था? 7 मई 1961 में पटियाला में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 1987 में इसके साथ मर्ज किया गया था शायद। ठीक है, साथ में इसको मर्ज कर दिया गया था। फिलहाल इसकी आप ये डेट याद रखना है, डेट से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जहां पर आपको इस पूरी वीडियो के पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका पूरी वीडियो का पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।